फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों, बूढ़ों और जवान सभी के लिए जरूरी है। इसलिए सीएनबीसी आवाज अपनी इस मुहिम के तहत देश भर में स्कूलों, कॉलेजों, गांवों हर जगह जाएगा और हमारी इस मुहिम में शामिल होने के लिए अगर आप भी इच्छुक हैं तो अपने गांव, कॉलेज या स्कूल में या फिर अपने शहर में, अपने दफ्तर में आप हमारी टीम की एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हैं, हमसे रूबरू होना चाहते हैं तो हमें लिखिए। हमारे फेसबुक पेज पर आप जाकर के अपना मैसेज छोड़ सकते हैं पहला कदम के पेज पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट pehlakadam.in पर अपना मैसेज हमारे लिए डाल सकते हैं। टीवी पर हमने आपके लिए पहली बार एक खास डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है। पिछले हफ्ते हमने आपको बचत और निवेश में फर्क समझाया था और आज की हमारी क्लास का विषय है इंटरेस्ट यानी ब्याज। इस पहले टर्म के 5वें चैप्टर में हम आपको समझाएंगे क्या होता है इंटरेस्ट, कितने तरह का होता है, कैसे मिलता है, कहीं ज्यादा कहीं कम क्यों होता है, और इस सब की जानकारी हम आपके साथ बांटेंगे। साथ ही आपको बताएंगे फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। मैं हूं प्रदीप पंड्या और मेरे साथ हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। प्रदीप, तो हमने सबसे पहले तो सेविंग की आदत डाली है लोगों में। ये कहा है कि पैसा बचाना शुरू कीजिए और पैसा बचाने के बाद सिर्फ पैसा बचा हुआ न रह जाए, उसे निवेश करना शुरू कीजिए। तो निवेश करने की जो शुरुआत करने की हम आदत डाल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि कमाई कैसे होगी, जहां सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिले वहीं डाले। हाँ, ये एक तरीका तो सही है, बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट कब, कहां, कैसे मिल सकता है, ये समझना बेहद जरूरी है। और जनरली ये होता है कि एक सिंपल भाषा में कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि फर्ज करें आपने मुझे पैसा उधार दिया और आप कहें कि अनिल जी मैं तो महीने का 1% ब्याज लूंगा या साल का 12% ब्याज लूंगा, तो आपसे मैंने 100 रुपए उधार लिए और साल के अंत में मुझे आपको 100 रुपए प्लस 12 रुपए ब्याज 112 रुपए चुकाने। ये सिंपल ब्याज है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी आपने जितने पैसे दिए उसके ऊपर आपने जो रेट बताया उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। आपने कहा 8% की रेट पे ब्याज मिलेगा तो साल में आपको 1 लाख रुपए पर 8,000 रुपए मिलेंगे। बिल्कुल। और आप चाहे कभी भी पैसे डालें, कभी भी निकालें, आप उस ड्यूरेशन के तहत इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर समझिए 1 साल के लिए मैंने पैसा दिया और मैं कहूँ कि नहीं 6 महीने के बाद ही आप वापस दे दीजिए, तो आप नेचुरली मुझे ब्याज फिर 6 महीने का देंगे तो 4% देंगे। हाँ, तो हाँ, अब ये एक इंटरेस्टिंग बात कही कि आप 4% पर आ गए। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जितना लंबे समय के लिए आप पैसा रखेंगे तो उतना ज्यादा ब्याज मिलता है। ये एक ट्रेंड है कि लंबे समय के लिए पैसा उधार दीजिए, ब्याज ज्यादा मिलेगा, छोटे समय के लिए पैसा उधार दीजिए, ब्याज कम मिलेगा। तो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में। और मेरे ख्याल से सिंपल इंटरेस्ट शायद उन लोगों के लिए ज्यादा सही है जिन्हें रेगुलर इनकम की जरूरत है, कि भाई, और जो पैसा आए ब्याज से उसे वो उन्हें कहीं खर्च करना हो, कि मुझे साल के अंत में इतना पैसा मिल जाए तो वो मैं खर्चे में काम लूंगा और मेरा प्रिंसिपल यानी कि मूल अमाउंट जो है वो ऐसे का ऐसा रहेगा। तो वो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। और जैसा कि नाम है, ये है ही सिंपल इंटरेस्ट। तो आप देखिए, फर्ज करें आपने 100 रुपए डिपॉजिट किए, चाहे वो बैंक में करें या किसी को आप उधार दें, और आपने तय किया कि इस 100 रुपए पर आप ब्याज लेंगे 12% की रेट से। तो 100 गुणा 12 और डिवाइड बाय 100 यानी कि परसेंट, तो आपका ब्याज हो गया 12 रुपए, राइट। अब साल के अंत में अगर आपको चाहें कि मेरा मूल अमाउंट वैसे का वैसा रहे, तो 100 रुपए आप फिर से डिपॉजिट का रहने दें, 12 रुपए का ब्याज अपने ले लें अगर आपको जरूरत है, और नहीं रखें तो साल के अंत में आपका जो अमाउंट हो गया वो 112 रुपए का हो गया। ये ज्यादातर उन लोगों के लिए जरूरी है प्रोजेक्ट जो कि रेगुलर इनकम लेना चाहें। बिल्कुल। और ये जो अगर आप किसी ऐसी स्कीम में पैसे डालते हैं जहां पे सिंपल इंटरेस्ट मिलता हो, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हर महीने मिलेगा, हर क्वार्टर मिलेगा या साल के आखिर में मिलेगा, कब आप विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कब विड्रॉ किया, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट कहने का मतलब है कि आपके ब्याज पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट स्कीम के तहत मिल रहा है, वो केवल प्रिंसिपल पे मिलता है जो आपने शुरुआत में पैसे जमा किए। अगर आप ये कहें कि मैंने पहले महीने में या पहले 3 महीने में इतना ब्याज हुआ और वो ब्याज भी अगले 9 महीने तक पड़ा रहा बैंक में या कंपनी में, तो क्या वो आपको उस पर ब्याज देगी? अगर ये सिंपल इंटरेस्ट की स्कीम है तो आपको यहाँ ब्याज नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान में रखें। लेकिन फिर उसमें मजा नहीं है ना, खाली सिंपल ब्याज लेके फायदा क्या। तो फिर जो दूसरी टर्म है जो ज्यादा समझने की जरूरत है हमारे दर्शकों को, वो है कंपाउंडेड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, मुझे हिंदी वाला वर्ड ज्यादा इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया है वो, चक्रवृद्धि ब्याज। और उससे बहुत इजीली समझ में आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि इसको समझने के 2 तरीके। एक तो सिंपल तरीका ये है कि ब्याज पर ब्याज, ये समझ लें, और अगर नहीं
उससे ज्यादा आसान तरीका है तो फिर कोई पुरानी मूवी देख लीजिए 1950-60 की, जिसमें जमींदार जो गांव के किसानों को पैसा उधार देता था, किस तरह से वो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगाकर अपनी वेल्थ उनकी तो बना लेता था, लेकिन जिनको देना है उनकी कैसी कम हो जाती। तो सिंपल है, आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो ब्याज पे ब्याज जहां पर मिलता है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के केस में फिर सबसे बड़ा फर्क यही होगा कि अगर आपको ब्याज हर क्वार्टर में मिल रहा है या हर साल में मान लीजिए मिल रहा है और आपने 3 साल के लिए पैसे जमा किए, तो पहले साल में आपको अपनी असल रकम पे ब्याज मिला, दूसरे साल में असल और ब्याज पे ब्याज मिला। बिल्कुल, इसको भी एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कैसे होता है। देखिए, फर्ज करें यहां पर भी आपने 100 रुपए का ओरिजिनल निवेश किया। अब आपका ब्याज का दर है 10%, तो आपका पहले साल में कितना ब्याज बना? 100 रुपए, इसको गुणा कर दीजिए आप 10% से, यानी कि आपका अमाउंट हो गया 10 रुपए। तो मूल और ब्याज मिलाकर आपका हो गया 110 रुपए। एक साल के अंत में आपका हो गया 110 रुपए। अब आप ये 110 रुपए को जब अगले साल के लिए ब्याज के लिए आप करेंगे तो 110 रुपए को फिर इस पर 10% मिलेगा। तो इस बार आपको ब्याज मिला 11 रुपए। तो 2 साल के अंत में आपका अमाउंट हो गया 121 रुपए। 110 रुपए पर 11 रुपए और जोड़ दीजिए। तो आप देखिए, पहले साल में 100 रुपए आपने लगाए, मिले 10 रुपए। दूसरे साल में आपका ब्याज भी जुड़ गया उसी प्रिंसिपल में। अब आपका मूल रकम हो गया 110 रुपए और उस पर आपको ब्याज मिला तो थोड़ा और ब्याज है। तो ये जो मुझे लग रहा है अभी तीसरे साल में 12 रुपए मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर आप 10% गिने तो 12 रुपए 10 पैसे, 12 रुपए 10 पैसे। तो इस तरह से हर साल ये बढ़ता नजर आएगा। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब आपका ब्याज पे ब्याज मिलता है तो आपका हर साल जो ब्याज की आमदनी है वो बढ़ती जाती है। लेकिन ध्यान रखिए कि आप यहाँ पैसे निकाल नहीं रहे हैं, इसलिए आपके ब्याज पे ब्याज जुड़ रहा है। अगर आप हर साल वो पैसे विड्रॉ करते रहेंगे तो फिर आपको हर साल होने वाली आमदनी उतनी ही रहेगी। पैसा रखना पड़ेगा। तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो मैं बताना चाहता हूँ। फर्ज करें कंपाउंडिंग का किस तरह से फायदा मिलता है लोगों को। ये देखिए, अगर आपने समझिए आज 10,000 रुपए निवेश किए और 10,000 रुपए पर आपको ब्याज मिल रहा है 10%। समझिए आपने 21 साल तक के लिए पैसा लगाया, ठीक है, और 21 साल में आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिलना है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट होगा लगभग 21 साल के अंत में आपका हो जाएगा अमाउंट 31,000 रुपए, क्योंकि 10,000 रुपए तो ये हो गया और सिंपल 30 साल का आप ब्याज गिन लीजिए तो लगभग 31,000 रुपए आपका ब्याज की कमाई होगी। और ब्याज की कमाई और ये मिलाकर अगर आपको 21 साल के अंत में मिलेगा 41,000 रुपए, ठीक है। अब आइए आप 10,000 रुपए, यही 10,000 रुपए आप कंपाउंडिंग लगाइए, चक्रवृद्धि ब्याज में लगाइए, जहां पर ब्याज की दर तो सेम ही है 10%, लेकिन 21 साल के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा जबरदस्त 74,000 रुपए। ये है दम चक्रवृद्धि ब्याज का। अमाउंट सेम है, खाली कंपाउंडिंग इफेक्ट से आप देखिए 74,000 रुपए, यानी कि यहां पर आपको ब्याज मिला 64,000 का। जो 31,000 रुपए का ब्याज मिल रहा था आपको, सेम पीरियड है, सेम अमाउंट है, लेकिन ब्याज पर ब्याज मिलने की जो ताकत है वो इसमें दिखती है। बिल्कुल, तो आपके पैसे दरअसल डबल ट्रिपल हो सकते हैं लगातार अगर आप उस ब्याज को विड्रॉ नहीं करते और उसमें बने रहते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात अगर आप यहाँ पे देखें कि कई बार बैंक्स आपको 2 फिगर बताते हैं अपने डिपॉजिट पे। एक होता है कि डिपॉजिट की रेट तो 8% है, लेकिन वो कहते हैं इसकी यील्ड 8.35, 8.4 ऐसी आएगी। वो कैसे आती है? वो इसलिए कि जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, क्योंकि क्या है, हमने एक सिंपल एग्जांपल दिया कि अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज साल दर साल है तो इस तरह से कैलकुलेट करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि साल दर साल हो। ये होगा आपका मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। बैंक जो जनरली करते हैं वो क्या करते हैं, बैंक आपको ब्याज देते हैं क्वार्टरली। हर 3 महीने के अंत में आपके सेविंग बैंक के अकाउंट में आप देखते होंगे ना, छोटा मोटा अमाउंट अपने आप चुपचाप ऐड हो जाता है बिना किसी के पूछे। वो ब्याज आ रहा है जो 3 महीने में आपने सेविंग बैंक में अकाउंट रखा, जो अमाउंट रखा उस पर ब्याज आया। अब अगले क्वार्टर में उस पर भी तो ब्याज मिल रहा है। तो इसी तरह से बैंक जब ये कहते हैं कि हम आपको ब्याज न भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब साल के अंत में आपको पेमेंट करेंगे तो ये रिटर्न 8% नहीं होगा, 8% से कुछ ज्यादा होगा। तो ये कंपाउंडिंग का बड़ा इंपैक्ट है। और इसमें सबसे बड़ी फायदे की बात इन्वेस्टर्स के लिए तब होती है जब आप कंपाउंडिंग जितना जल्दी करवाएं। हम ईयरली की बात करें, लेकिन अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो और अच्छा, क्वार्टरली हो और अच्छा, मंथली हो और भी अच्छा, क्योंकि 1 महीने का ब्याज मिला
उस पर फिर से कंपाउंडिंग। डेली वाला नहीं मिलेगा? डेली वाला भी मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वो कैलकुलेट करना और समझना इतना मुश्किल काम है कि जनरली छोटे आम निवेशकों के लिए मेरे ख्याल से क्वार्टरली भी हो तो कोई बुरा नहीं है। तो आपके एग्जाम्पल को अगर हम देखें, आपने पूरे साल का कैलकुलेशन किया था, तो अब आप ये कह रहे हैं कि आप क्वार्टरली बेसिस पे करिए। तो अगर आपने 100 रुपए जमा किए, 8% की रेट है, तो आपको एक क्वार्टर के बाद ही 2 रुपया मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जनवरी में पैसे जमा किए तो दिसंबर में 8 रुपए आएंगे, राइट। अप्रैल में आपके अकाउंट में 2 रुपए आ जाएंगे, तो 100 रुपए के 102 हो जाएंगे, और 3 महीने बाद 102 पर ब्याज मिलना शुरू। जून में आपको 102 पे ब्याज मिलेगा। एग्जैक्टली। तो आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ लिया है कि ये सबसे बढ़िया काम है कि जितना ज्यादा कंपाउंडिंग हो, जितना जल्दी कंपाउंडिंग हो, उतनी ज्यादा वेल्थ बनेगी। तो वेल्थ बनाने के लिए खाली सिंपल इंटरेस्ट में मजा नहीं है, वो तो कंपाउंडिंग ही चाहिए। तो अगर आपको 8% या 10% एक समान इंटरेस्ट वाले 2 ऑप्शन मिल रहे हो, तो आप ये जरूर पूछें कि ये कंपाउंडिंग कितने समय में होगी। अगर हर क्वार्टर में होती है तो वो बेहतर है सालाना के मुकाबले। अगर कोई आपको हर महीने वो पे कर रहा है तो ये और भी ज्यादा बेहतर है। तो आप उस ऑप्शन के साथ जाएं जहां पर हर महीने कंपाउंडिंग हो रही है, और एक बात के साथ जो पूरे साल। हाँ, और एक बात कि कंपाउंडिंग उन लोगों के लिए सही है जिन्हें कैश की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कहें कि मैं साल के अंत में पैसा भी निकालना चाहता हूं, जितना ब्याज बना है वो, और कंपाउंडिंग भी मिले, तो दोनों बात साथ में नहीं हो सकती। तो कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए आपको पैसे अपने अकाउंट में या डिपॉजिट में बने रहने देना जरूरी होगा, ये जरूर ध्यान रखने बात है। बिल्कुल। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पर हमें बतानी चाहिए कि आमतौर पे लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने टाइम में पैसे डबल हो जाएंगे। हाँ, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो जनरली अगर आप ये देखें, आज की तारीख में जो ब्याज मिलता है आपको, मेरे ख्याल से कितना एफडी में 10% के आसपास मान के चले, 8 या 9%, 8-9%, 8-8.5% तो मेरे ख्याल से कम 7 से 8 साल शायद आपको लगे डबल होने में पैसा। 9 साल शायद करीब लगेंगे। जो एक हम थंब रूल यूज करते हैं, रूल ऑफ 72, उसके मुताबिक आपको जो भी रेट है, आप अगर 72 से उसको डिवाइड करें, अगर किसी ने 8% दिया तो आप 72/8 करेंगे तो जवाब आएगा 9। तो 9 साल के अंदर पैसे डबल होंगे। इस तरह आप कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस रेट पे आपको आमदनी मिल रही है और उस रेट से आपके पैसे कितनी जल्दी या कब तक डबल होंगे। एक जमाने में 4 साल में, 5 साल में हो जाते थे, वो टाइम था जब 15% के ब्याज चलते थे, लेकिन आजकल ब्याज कम है, तो आपको 8-9 साल कम से कम लगे पैसों को डबल करने के लिए। ये बिल्कुल। तो ये फिलहाल हमारे कुछ सबक ब्याज दरों को लेके, लेकिन ये ब्याज दर आपको इवेंचुअली मिलेगा एफडी में। जाहिर है कि आप फिक्स्ड इनकम के लिए पहला जो विकल्प चुनते हैं वो एफडी होता है। एफडी चुनने से पहले क्या देखें, क्या समझें, बताएंगे एक मिनट के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। तो आपने ये समझा कि ब्याज कितनी तरह से जोड़ा जा सकता है, किस तरह से उसका कैलकुलेशन करना चाहिए, कैसे आप अपने रिटर्न का अंदाजा लगाएं। लेकिन इवेंचुअली ये ब्याज मिलेगा तब जब आप इसको डिपॉजिट में डालेंगे अपने पैसे को, तभी आपको ब्याज मिलेगा। तो एफडी करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि सेविंग बैंक में अगर आपके पैसे पड़े हैं और आपको लगता है कि आप उसका इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो निकालिए और एफडी में डालिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर, लेकिन इसमें की वही है प्रदीप, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको कब तक, कितने समय के लिए नहीं चाहिए, तभी एफडी करवाने का फायदा है। आप सोचिए कि एफडी कराएं, फिर बीच में जरूरत पड़ गई तो क्या, तो उतना ही पैसा लंबे समय के लिए एफडी में डालना चाहिए जितना आपको लगे कि जरूरत नहीं है। इसलिए एफडी की अलग अलग ड्यूरेशन है, 14 दिन से लेकर 5-7 साल तक, 8 साल तक, 10 साल तक की एफडी हो सकती है। जो जितने ज्यादा पीरियड के लिए आप एफडी करवाएंगे उतना ब्याज ज्यादा मिलेगा। 14 दिन में तो दोबारा सैलरी आती नहीं है अनिल जी, तो जो सैलरी वाले लोग हैं वो तो कम से कम महीने भर की तो कराएंगे। ये बात तो अगले महीने की सैलरी आने तक जो पैसे चाहिए, हाँ, वो तो रखने पड़ेंगे अकाउंट में। रखने भी चाहिए, उतनी लिक्विडिटी तो रखनी जरूरी भी है। तो ये शायद कभी कभार आपके पास कुछ एक आध इनकम ऐसी आ जाए जो आप 5-15 दिन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, महीने भर के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ऐसे ही सेविंग बैंक में पड़ा है 4% मिल रहा है, उससे बढ़िया महीने भर की एफडी करा दें। 6% भी मिले तो बुरा क्या है, और जाहिर सी बात है सेविंग बैंक से तो ज्यादा पैसा मिलेगा ही। लेकिन एक आइडिया ये नहीं हो सकता कि आप एफडी ऐसी कराएं कि आपने 15 दिन की कराई और उसमें ये ऑप्शन दे दिया कि हर 15 दिन में इसको रिन्यू कर दो। अच्छा आइडिया, तो 15-15 दिन में रिन्यू होती चाहिए। ये आइडिया बिल्कुल अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक तो आप 15-15 दिन में रिन्यू करें एफडी को, और एक सीधे 3 महीने की करें, ब्याज किसमें ज्यादा मिलेगा? 3 महीने वाले में। इसीलिए तो एफडी में सबसे बड़ी चीज तो यही है, एफडी करवाने में पहले आपको पीरियड पता होना चाहिए कि मुझे कितने दिन के लिए कराना, ताकि आपका ब्याज उस पर डिपेंड करेगा जितने पीरियड के लिए पैसा लगा रहे हैं। तो ये 2 बात है कि आपका ये पहला जो डिसीजन आपको लेना है कि कितने वक्त के लिए पैसा आप रखना चाहते हैं। तो आप चाहें तो 15 दिन या 30 दिन, 45 दिन, 3 महीने, जितनी भी एफडी है, वहां पर आप ये ऑप्शन दे सकते हैं कि जिस दिन ये एफडी मैच्योर हो
इसको ऑटोमेटिकली रिन्यू कर दिया जाए, यानी अगर आपकी 3 महीने की एफडी है तो वो दोबारा से 3 महीने की नई एफडी में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका जो प्रिंसिपल है उसमें ये पहले 3 महीने का ब्याज जुड़ जाएगा। बिल्कुल, और वो पैसे आपके आगे कंपाउंडिंग इफेक्ट भी आ जाएगा कि आपने जो पुराना ब्याज कमाया वो भी एफडी में चला जाए, तो अगले 3 महीने पे ब्याज उस पर भी मिलेगा, तो एक फायदा ये हो सकता है। लेकिन इसमें जो जनरली लोग सवाल पूछते हैं, सबसे ज्यादा ब्याज कहाँ मिलता है, वही एफडी करा दे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल भी है लोगों का, और ये लोगों को समझना भी जरूरी है। तो सबसे ज्यादा ब्याज अगर आप लंबे समय के लिए एफडी करा रहे हैं और वहां मिल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन बाकी जगह दिक्कत है। तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहली बात जो हम कह रहे हैं कि 15 दिन के मुकाबले में 30 दिन का रेट ज्यादा होता है, 45 दिन का और ज्यादा होता है, 3 महीने का और ज्यादा होता है, 6 महीने का और ज्यादा होता है। लेकिन बीच बीच में ये कुछ स्कीम होती है बैंकों की कि 450 दिन के लिए कराइए, या कोई कहता है 990 दिन के लिए कराइए। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि ये एक ड्यूरेशन बताते हैं और उस ड्यूरेशन के लिए आपसे ज्यादा रेट में एफडी करते हैं। हाँ, क्योंकि अगर मैं ये कहूं आपको कि 1 साल के लिए एफडी करानी है, 9% ब्याज मिलेगा, ठीक है, 365 दिन। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर आप 2 साल के लिए कराएंगे तो 9.5% ब्याज मिलेगा, या 1 साल से ज्यादा के लिए तो एक पीरियड तो ये हो गया 1 साल तक के लिए 9%, 1 से 2 साल के लिए 9.5%। तो अब मैं अगर स्मार्ट हूं तो क्या करूंगा, मैं 366 दिन के लिए करवाऊंगा, 1 साल और 1 दिन, तो मेरी रेट होगी 9.5%, तो मुझे फायदा हो गया। तो इसलिए कई बार बैंक्स भी लोगों को आकर्षित करते हैं, अलग अलग ड्यूरेशन देके, और कई बार जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो भी जानते हैं कि चलिए 1 दिन ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या फर्क पड़ गया, लेकिन ब्याज मुझे ज्यादा मिल रहा है। ये बड़ी कलाकारी वाला काम है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें और इस ट्रिक का इस्तेमाल करें। लेकिन बैंक कभी कभी ऐसा करते हैं कि आपको 450 दिन के लिए रेट ज्यादा मिलता है और 2 साल के लिए कम मिलता है। वो स्पेशल डिपॉजिट की स्कीमें होती हैं एक तय ड्यूरेशन के लिए, तो फिर उसके साथ ही जाना चाहिए। वो भी अच्छी है, और वो डिपॉजिट की स्कीम्स कभी कभार आती है, और अगर आपके पास उस समय लिक्विडिटी है, पैसा है और करनी है तो लपक लेना चाहिए। ये तो बहुत ही बढ़िया फायदे मिलते हैं, कई बार मिलते हैं। ये जनरली शायद उस वक्त दिए जाते होंगे जब बैंक्स को डिपॉजिट की ज्यादा जरूरत है, तो मोबिलाइज करने के लिए, या फिर हेड ऑफिस से ऑर्डर आ गए, ये हमारा डिपॉजिट वाला सप्ताह है, तो सब बैंक सकते कि अरे इकट्ठा करके देना है पैसा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ब्याज दो, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक उसी तरह से जब सेल में चीजें सस्ती मिलती है, उसी तरह जब ज्यादा ब्याज में बैंक्स डिपॉजिट मांग रहा है तो कोशिश कर लो, है पैसा तो कर लीजिए। लेकिन एफडी जरूरी नहीं है कि बैंक में ही करे। एफडी कई तरह के आते हैं मार्केट में, अलग अलग कंपनीज के, फाइनेंस कंपनीज जो हैं जिनको हम एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के एफडी होते हैं, और दूसरी कंपनीज के भी। बिल्कुल, कंपनी की फिक्स डिपॉजिट पहले तो बहुत पॉपुलर थी, आजकल थोड़ी कम हो गई है। बैंक्स के अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एफडीज देते हैं। हर एक के साथ अपने अपने रिस्क है, अपने अपने रिटर्न है। देखिए, जितना ब्याज बैंक देगा उतना तो कोई दूसरा देने वाला नहीं है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ ब्याज आपको कंपैरेटिवली कम मिलेगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में जाएंगे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, एक आम कंपनी की एफडी में पैसा लगाएंगे थोड़ा सा ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादा ब्याज और रिस्क दोनों को मिलाकर देखना जरूरी है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस आदमी ने आपको 12% का इंटरेस्ट ऑफर किया है, इसका मतलब है कि उसको 11.5 पौने 12% पे कोई पैसा नहीं दे रहा। हाँ, इसलिए वो आपको 12% देके पैसे ले रहा है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि जाहिर सी बात है, अच्छा एक चीज सिंपल तो देखिए, आप एफडी में पैसा क्यों लगाते हैं? कमाई तो अपनी जगह सेफ रहे, बराबर ना? तो सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको थोड़े रिस्की इन्वेस्टमेंट करने हैं, फिर तो हम आगे वाले एपिसोड में बात करेंगे ना कि इक्विटी, गोल्ड, प्रॉपर्टी और भी कई तरह के डेट फंड्स जो थोड़े रिस्की है, वहां 50 तरीके हैं रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाने के। तो मेरा ये मानना है, जब आप एफडी करा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप रिस्क नहीं लेने वाले इन्वेस्टर हैं, और जब रिस्क नहीं लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो 1% 2% ब्याज ज्यादा कमाने के लालच में गलत जगह या फिर ज्यादा रिस्क वाली जगह पैसा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कॉर्पोरेट में आपकी एफडी डूबी जाएगी या हर एनबीएफसी में आपको दिक्कत आने वाली है, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी AAA रेटिंग वाले या AA+ रेटिंग वाले आप पेपर देख सकते हैं जिनकी अच्छी रेटिंग है, लेकिन रिस्क तो है ना, रिस्क है इसीलिए वो ज्यादा ब्याज दे रहा है। तो जब एफडी कराने का मूड हो तो बैंक्स देखना ही ठीक है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका जो रिस्क है, हम जैसे कहते हैं कि शेयर बाजार में आप पैसे लगाते हैं, तो आपने एक स्टॉक ले लिया तो आपके पास रिस्क ज्यादा है। आपने पूरा फंड खरीदा जिसमें 10, 15, 20 शेयर हैं, तो आपका रिस्क कम हो जाता है। वैसे ही आपने एक कंपनी को कर्ज दिया तो आपका रिस्क ज्यादा है। लेकिन वही कर्ज अगर आप एफडी भी करें तो अलग अलग कंपनियों में कर लें, ये भी एक तरीका हो सकता है। या फिर आप एक बैंक को जब पैसे दे रहे हैं दरअसल, तो वो बैंक सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को कर्ज देता है, तो उनकी रिस्क
डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। बैंक में क्या है, 2-4 लोगों का अगर उन्होंने जो कर्ज दिया डूब भी जाए तो ओवरऑल बैंक की साइज इतनी बड़ी है, फर्क नहीं पड़ता। सेम उसी तरह अगर आपको 2% ज्यादा कमाना है, आप लालच नहीं छोड़ सकते। नहीं, मुझे तो भाई एफडी की जो इनकम होगी उसी से घर चलाना है। होता है, ऐसा भी कई लोगों के साथ होता है, जो इक्विटी जैसे रिस्की एसेट में पैसा नहीं लगाना है, उनको फिक्स डिपॉजिट में ही लगाना है, तो फिर उनके लिए ठीक है कि फिर आप कम से कम अच्छी क्वालिटी देखकर लगाएं, जिनकी AAA रेटिंग है वहां लगाएं, और वो भी तब जब अलग अलग कंपनी में पैसा बिखरा दें। एक ही में डालेंगे, समझो कि कल को भगवान न करे उसी कंपनी में कोई दिक्कत होगी तो भारी काम हो जाएगा। बिल्कुल। और हालांकि और दूसरे सेफ ऑप्शंस भी हैं आपके पास फिक्स्ड इनकम के पैसे कमाने के, लेकिन वो आगे के चैप्टर्स में जब आएंगे तब हम उसकी चर्चा करेंगे। एक बात और कहनी जरूरी है, ये जो एफडी में जो ब्याज आता है ना, उसमें टीडीएस का एक बड़ा मामला है। कि 10,000 रुपए तक अगर आप कमाई करते हैं ब्याज की, तो आपको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस नहीं कटता। 10,000 से ज्यादा एक बैंक में होते ही आपका कटना शुरू हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, अलग अलग बैंक में एफडी करा देते हैं कि एक बैंक में 10,000 से ऊपर की लिमिट न जाए, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, हाँ, अगर आपकी इनकम ही बिलो टैक्सेबल लिमिट है, तब तो ये अच्छा है कि आपको टीडीएस वापस क्लेम करने की जरूरत नहीं कि हमारा जो आपने टैक्स काटा है फिर से दो, हमारी तो टैक्स लिमिट से नीचे है। लेकिन अगर आप टैक्स लिमिट में आ रहे हैं तो फिर ये मत सोचिए कि मेरा टीडीएस कट गया तो कोई दिक्कत है। तो ये एक टैक्स प्लानिंग और टीडीएस ब्याज पर वो थोड़ा समझना जरूरी लोगों को। बिल्कुल। तो आपका 10,000 से ऊपर का ब्याज हुआ तो टीडीएस तुरंत कटेगा, ये ध्यान में रखें। एक या दो बातें और यहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली है कि अगर आपने साल भर का एफडी किया है और 6 महीने में विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको 6 महीने के एफडी से कम इंटरेस्ट मिलता है, पेनल्टी लगती है उसके ऊपर। तो अगर आपको 6 महीने बाद पैसों की जरूरत पड़ेगी, आपको ऐसा लगता है, तो आप या तो 1 लाख रुपए को 25-25 हजार के 4 डिपॉजिट में रख लें, ताकि आपको तोड़नी भी पड़े तो सारे ना तोड़ने पड़े, या फिर 2 आप 6 महीने के डिपॉजिट करा लें, 2 साल भर के करा लें। और एक और चीज इसमें एक सबक लेने की जरूरत जो निवेशकों को है वो ये कि अगर आप अनिश्चित हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एफडी कराए नहीं कि सेविंग बैंक में पड़ा रहते हैं। अल्टीमेटली आपको सेविंग बैंक से ज्यादा पैसा मिलेगा। आपको ये फैसिलिटी, भले आपने 5 साल के लिए एफडी कराई, लेकिन भगवान न करे आपको जरूरत पड़ गई किसी चीज की, तो आप उस एफडी के सामने लोन ले सकते हैं, 1% ज्यादा ब्याज देके, तो आपको अल्टीमेटली नुकसान तो 1% का हुआ। तो वो फैसिलिटी है एफडी करने के बावजूद। ऐसा नहीं कि आपका पैसा अटक गया, जरूरत पड़ गई बीच में तो आप ले नहीं पाएंगे, वो आराम है। बिल्कुल। और एक आखिरी बात कि आज की तारीख में एफडी कराना बहुत ही आसान हो चुका है। आप अपने ऑनलाइन तो करा ही सकते हैं, इस मोबाइल फोन पे भी अगर आप चाहें तो एफडी करा सकते हैं, अगर आप बैंक का ऐप डाउनलोड करें। तो आप एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके ब्रेक के दौरान प्रदीप अपने मोबाइल से मेरे लिए एक एफडी करने वाले हैं। ये ऑप्शन नहीं है, आपको खुद के अकाउंट में ही एफडी कराना होगा। बिल्कुल। दूसरे के अकाउंट में एफडी करानी हो तो बैंक जाना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं एफडी कराता हूं, तब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका एक बार फिर, और अब बारी है आपके सवालों के जवाब देने की। हमारे साथ सबसे पहले ग्वालियर से हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं, ब्रिजलाल। ब्रिजलाल जी बताइए, क्या है आपका सवाल? कुछ बच्चे का अकाउंट खुलवाना चाह रहा है, जूनियर अकाउंट खुलवाना है अपने बच्चे के लिए? जी जी। ओके, तो क्या जानना चाहते हैं आप? ग्वालियर में कुछ बैंक है सर ऐसी की जिसमें खुलते हो। बच्चे की उम्र क्या है ब्रिजलाल जी? 16, 17, 17 का है। 17 साल का है। और आप कितने समय के लिए पैसा लगाना चाहते हो उस अकाउंट में? कितने समय रखेंगे? क्या अकाउंट? नहीं, पैसा कितने समय के लिए डालना चाहते हैं, या जब तब डालते रहेंगे निकालते रहेंगे, वैसा है क्या? वो तो उसके लिए हमेशा ही रहेगा सर। हमेशा रहेगा, चलिए ठीक है। तो जूनियर अकाउंट यानी कि बच्चे के लिए, वैसे तो 16-17 साल का बच्चा हो चुका है, तो अब 18 साल के बाद तो वैसे भी जब आपके बच्चा एडल्ट हो जाए तो उन्हीं के नाम पर भी अकाउंट खुल सकता है, सेपरेट अकाउंट भी खुल सकता है। लेकिन 18 साल से कम में अकाउंट खुलेगा उनके नाम पे, लेकिन उस अकाउंट को ऑपरेट करने की, यानी कि उसमें से पैसा निकालना है, चेक लिखना है, ऐसा कुछ भी करना है तो वो होगा आपके इंस्ट्रक्शन में। आप गार्जियन रहेंगे और नाम बच्चे का रहेगा। अब कहाँ खुलवाना है? कहीं भी खुलवा लीजिए, जो बैंक आपको पसंद हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे पब्लिक बैंक, सरकारी बैंक हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, हर जगह बच्चों के अकाउंट खोलने की फैसिलिटी है, कोई मना नहीं करता। अब इसमें यह कि अगर आप चाहें एफडी करवाना तो एफडी भी करवा सकते हैं, आप एक नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्वालियर में कई सारे बैंक से अगर जैसे पता चले कि इनको अकाउंट खुलवाना है या एफडी करवानी है तो कई बैंक तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो
ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के अलावा पब्लिक सेक्टर के बैंक भी इस तरह की सुविधाएं देने लगे हैं और करीब करीब जो भी इनोवेशन प्राइवेट सेक्टर में होता है उसके साथ ही सरकारी बैंक भी जुड़े होते हैं। तो आपको जिस बैंक पर भरोसा हो वहां पर आप कोशिश कीजिए, बहुत मुमकिन है कि आपका काम पहले बैंक में ही हो जाएगा। जसवंत सिंह हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। जसवंत सिंह जी बताइए। सर, तो मेरे पास में कोटक ट्रैक फोकस का है म्यूचुअल फंड, एक मेरे पास L&T वैल्यू फंड है, ओके, एक मेरे पास कैनरा रिवॉक इमरजेंसी फंड है। ओके, तो सर ये क्या चाहिए मेरे लिए? तो आपके पास में है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड का, राइट? कोटक सेलेक्ट फोकस, समझ गया मैं। कोटक का सेलेक्ट फोकस फंड है, बराबर। ये इक्विटी फंड है, बराबर। दूसरा कौन सा फंड बताया आपने? L&T वैल्यू फंड। L&T वैल्यू फंड, ठीक है। और तीसरा एक कैनरा रोबिक इमरजेंसी फंड। कैनरा रोबिको इमरजेंसी फंड। 5,000 की SIP स्टार्ट की है। SIP की हुई है ना आपने? 5,000 रुपए की। हाँ, और कितने साल के लिए SIP की आपने? ये तो 10 साल के लिए कर सकते हैं। 10 साल के लिए। कब से शुरू की थी? अभी 1 महीने हुआ, अभी 2 महीना भर ही हुआ। महीने भर में पूछने लगे आप तो। चलिए, कैसे हैं फंड, कैसे हैं? नहीं, फंड देखिए, आपने एक तो SIP लंबे समय के लिए की, महीने भर पहले ही की, और ये जो सवाल, हम इसका जवाब तो देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, आपने पूछा था, लेकिन ये सारे सवाल आपको ना पैसा लगाने के पहले पूछना चाहिए कि ये फंड अच्छे हैं या नहीं। लेकिन आपने जो फंड चुने वो फंड अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं SIP करने की। देखिए, सेलेक्ट फोकस फंड ज्यादातर दिग्गज फंड्स, दिग्गज शेयरों पर आधारित है। वैल्यू फंड ऐसा है जो वैसे शेयरों में पैसा लगाता है जिनकी फंड मैनेजर को लगता है कि आज जो मार्केट वैल्यू है उससे कहीं ज्यादा वैल्यू कंपनी में है। कैनरा रोबिको, ये फंड हमें स्टडी करना पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको बहुत क्लियर एडवाइस नहीं दे सकता, लेकिन पुराने जो 2 फंड है वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, SIP के लिए एकदम उपयुक्त है। आप अपनी SIP जारी रखें। अनिल, एक इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी है कि जो लोग भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए जाते हैं, हम लोग अपने दिमाग से अपनी स्ट्रेटेजी रखते हैं, लेकिन अगर आप किसी आम आदमी को भेजिए तो हमेशा उनका जो एडवाइजर है, अगर आपने उनको अगर कोई बोले कि मैं 25,000 लगाना चाहता हूं तो 5,000 के 5 फंड दे देते हैं। अगर वो कहे कि मैं 50,000 लगाना चाहता हूं तो 5,000 के 10 फंड दे देते हैं। क्या ये जरूरी है? वैसे देखा जाए तो 50,000 के लिए 10 फंड रखना शायद जरूरी नहीं। ये सिंपल उसी तरह से है प्रदीप कि आप मैक्सिमम कितने शेयर अपने पोर्टफोलियो में रख के उनको रोज देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फंड्स को अलग अलग फंड में पैसा रखना बहुत जरूरी, क्योंकि भगवान न करे कल को किसी भी वजह से किसी फंड में कोई दिक्कत आ जाए, कोई एक आध शेयर ऐसे ले ले जिससे फंड की वैल्यू कम हो जाए, जिसमें कुछ किसी तरह का घोटाला निकल जाए, या फिर डेट फंड में पैसा लगा रहे हैं, कोई पेपर डेट फंड में ऐसा लिया हुआ है डूब जाए, या कभी क्या होता है कि आप फंड मैनेजर को देख के पैसा लगाते हैं, वो फंड मैनेजर नौकरी छोड़ के चला जाए, दूसरे फंड में चला जाए, ये सारी रिस्क है किसी भी फंड के साथ में। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है, जैसे जसवंत सिंह जी ने भी 3 फंड में पैसा लगाया, बहुत अच्छा आइडिया है। तो कम से कम आप 3 से 5 फंड में तो पैसा जरूर लगाए, लेकिन इसका मतलब नहीं 15 या 20 फंड हो जाए, मतलब जितने फंड है हिंदुस्तान में सारे में एक एक मुझे लगाना है, वैसा भी नहीं। 5-7 फंड मैक्सिमम बहुत हो गया, बस उससे ज्यादा आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। और वो भी अच्छा हो कि अगर आप एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, हाँ, इस तरह के एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन ऐसे करना चाहिए। अलग अलग साइज के फंड्स जो हैं, जो दिग्गज शेयरों में निवेश करते हैं, जो मिड कैप में करते हैं, कभी कभार आपका मन है सेक्टोरल फंड ले सकते हैं, कभी बैलेंस फंड ले सकते हैं, कभी वैल्यू फंड ले सकते हैं। ये सब हम समझाएंगे आपको, घबराइए मत, नहीं समझ में आ रहा तो आगे फंड्स पर भी हमारी खास एपिसोड होने वाली है क्लासरूम में। बिल्कुल, तब तक इंतजार कीजिए। फेसबुक पर एक सवाल आया है, तब तक हमारे पास राहुल का दिल्ली से। राहुल जानना चाहते हैं कि मार्केट के हालात अच्छे नहीं हैं, ऐसे में म्यूचुअल फंड में पैसे डालने का क्या सही समय होगा? SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं और क्या इसके लिए डीमैट अकाउंट खुलवाने की जरूरत है? चलिए, राहुल जी ने ये तो मान लिया कि मार्केट के हालात अच्छे नहीं है, और राहुल जी आपको ये बता दूं कि जब मार्केट के हालात अच्छे नहीं हो तभी सही समय है पैसा लगाने का। तो आपने अगर पैसा लगाने का मन बनाया है और ये सवाल पूछा तो आपने एकदम सही समय पर पूछा है। अब दूसरी बात है SIP की, वैसे तो SIP से बढ़िया कोई चीज है नहीं, लेकिन मैं ये राय दूंगा कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत ज्यादा SIP के चक्कर में इस वक्त मत पड़िए। एक बार लमसम पैसा भी लगाना चाहें, थोड़ा अभी लगा लें और थोड़ा 5 से 10% की गिरावट और है तो लगा लें, और उसके बाद SIP शुरू करिए। तो एक बार तो जो पैसा है वो अभी इस गिरावट में लगाने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि तेजी के मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आ जाता है, बाजार में अच्छी गिरावट आ जाती है, तो फिर उस समय आप SIP के बारे में, SIP कब करनी चाहिए? SIP करनी चाहिए जब आपको पता नहीं कि तेजी कब से शुरू होगी और तेजी कितनी होगी। अब आपको यहां पर साफ दिख रहा है कि बाजार तेजी का है,
दुनिया भर के बाजारों में दिक्कत है, उस वजह से जो करेक्शन हुआ है। तो प्रदीप फिर एसआईपी के चक्कर में ना पड़े, बाद में एसआईपी करें, अभी तो जो पैसा है उसे लगाने की सोचें, वो ज्यादा सही रहेगा मेरे। बिल्कुल। तो अगर यहाँ से आगे हो सकता है कि 12 महीने तक हर महीने बाजार ऊपर जाता जाएगा, तो फिर इन्हें लगेगा कि वो पहला जो लिया था वो तो बहुत नीचे लिया था। हाँ। तो एक और चीज जो इन्होंने पूछी है, मैं भूल गया, वो ये कि क्या डीमैट अकाउंट की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आप बिना डीमैट अकाउंट भी एसआईपी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, उसके लिए कहाँ डीमैट अकाउंट की जरूरत है? डीमैट अकाउंट तो आपको तब चाहिए जब आप शेयर खरीद रहे बेच रहे सीधे सीधे तौर पर ब्रोकर के साथ में, वो आपको करना नहीं है, आपको तो फंड में पैसा लगा लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स आकर के निफ्टी 20 में आपको जैसे निवेश की राय देते हैं जो ETF है, राइट। तो अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है तो चाहिए तो डीमैट चाहिए। हाँ, अभी इनके लिए तो एसआईपी के हिसाब से ठीक है, एक बार डीमैट के चक्कर में ना पड़े, पैसा लगाइए, आप तो फॉल है, जल्दी लगाइए, देर ना करें। स्वाति जी रायपुर से फेसबुक पर सवाल पूछ रही हैं, एफडी में पैसे लगाए हैं, सालाना बिना ब्याज निकले वो एफडी रिन्यू कराती रहती हैं, तो क्या ऐसा करने में फायदा है और क्या ऐसे में कंपाउंड इंटरेस्ट इन्हें मिल रहा है? बिल्कुल, यही एपिसोड में तो हमने डिस्कस किया है पूरा। तो अगर आप पैसे नहीं निकाल रहे, अगर आप इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे हैं तो आपको वहां कंपाउंड इंटरेस्ट लगातार मिलेगा, और एफडी जब भी रिन्यू होती है तो ऐसे भी वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल बन जाता है। बिल्कुल। और खाली इंस्ट्रक्शन स्वाति जी को अपने बैंक को ये देना है कि अगर मैं ना कहूं तो ऑटोमेटिकली मेरी एफडी रिन्यू कर ले, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन होता है प्रदीप, ऑटोमेटिक रिन्यूअल। तो अगर 1 साल की आपने एफडी कराई और 1 साल बाद वो एफडी मैच्योर हो गई, उसका समय हो गया समाप्त, आपको वो ब्याज मिल जाएगा। अगर आपने बैंक को कहा कि ऑटोमेटिक रिन्यूअल, तो एफडी का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ब्याज दोनों अगले 1 साल के लिए फिर वापस आपके एफडी में चले गए। लेकिन अगर आपको चाहिए तो फिर बैंक को बोल दीजिए कि भाई मुझे पैसा दे दीजिए, या फिर आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया कि भाई मेरा प्रिंसिपल लगाने के पहले पूछे या ब्याज लगाने के पहले पूछे, तो आप जैसा बैंक को कहेंगे बैंक वैसा आपका काम कर देगा। तो नहीं करेंगे तो कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा स्वाति जी को। बिल्कुल। तो सबसे आसान तरीका आपके लिए यही है कि आपने एफडी कराई तो उसमें रिन्यूअल का ऑप्शन दे दीजिए, और आपके पास हमेशा ये विकल्प है कि आप जाकर के बाद में उसको बदल सकते हैं। बदल भी सकते हैं, ये अच्छी बात है। मैच्योर होने के पहले, ऐसा नहीं कि एक बार सोच लिया कि रिन्यूअल कर दे दिया तो कैसे, और रिन्यू होने के बाद भी अगर आपको उस पैसे को अब निकाल के म्यूचुअल फंड में डालना है तो कोई फर्क नहीं, आपको बैंक पैसे दे देगा। बिल्कुल, कोई नुकसान नहीं होगा, आपने जितना इंटरेस्ट कमाना था वो तो कमाई लिया। सही बात है। बिल्कुल, लेकिन आप रिन्यूअल का ऑप्शन जरूर दें, इसका ध्यान हमेशा रखें। फेसबुक पे ही एक और सवाल आ रहा है ऋचा का, 10वीं कक्षा की ये छात्रा है, इंदौर में रहती हैं। रिकरिंग डिपॉजिट और एफडी, आरडी और एफडी में क्या फर्क है ये जानना चाहती हैं। क्या आरडी में ब्याज पर ब्याज मिलता है? सवाल बहुत अच्छा है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग, और 10वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। एफडी में तो हमने आपको समझा दिया, एपिसोड आपने अगर शुरू से देखा तो आपको समझ में आ गया कि एफडी में ब्याज किस तरह से मिलता है, फिक्स टाइम फिक्स ब्याज, और अगर आप उसको रिन्यू करें तो कंपाउंडिंग। अब रेकरिंग डिपॉजिट में जी हाँ, सिस्टम यह है कि हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर साल या हर दिन भी हो सकता है, आपको डिसाइड करना है आपकी क्या टर्म है, कितने कितने समय में आप पैसा लगाएंगे। बहुत सारे लोग एक्चुअली हर रोज की रिकरिंग डिपॉजिट कराते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो छोटा मोटा काम करते हैं, डेली कमाई करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी डेली कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा अगर चला जाए डिपॉजिट में तो क्या बुरा है, तो वो लोग डेली रिकरिंग भी करते हैं। कुछ लोग महीने महीने सैलरी आने पर करते हैं, कुछ सालाना करते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट में जो ब्याज मिलेगा उसमें ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो वो एक बड़ा फायदा है इनको रिकरिंग डिपॉजिट करने का। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में फिर आपको कंटिन्यूस करना भी पड़ेगा, आप बीच में नहीं छोड़ सकते रिकरिंग डिपॉजिट में। एफडी में क्या है, आज मेरी जेब में पैसा है, आज मैंने एफडी कर दी, बात खत्म। लेकिन रिकरिंग और एफडी में ये बड़ा फर्क है। बिल्कुल। तो आपने अगर आरडी शुरू किया तो आपको हर महीने पैसे लगाने पड़ेंगे, ये जरूर ध्यान में रखिए। और यहाँ पे दरअसल आरडी करें या एफडी करें तो मुद्दा यह है कि आपकी इनकम स्ट्रीम क्या है। अगर रोज कमाई आ रही तो करिए ना आरडी, और इंटरेस्ट तो दोनों में बराबर ही मिलना है। अगर आपके पास एक मुश्त पैसा है तो आपने आज लगा दिया, और नहीं है लगा लें तो आरडी के तौर पर लगाएं। और आपके पास इनफैक्ट ये ऑप्शन है कि आप अगर बहुत बड़े अमाउंट का आरडी करने जा रहे हैं और वहां पे फंस जाएं, उससे दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप चाहे तो 5-5 हजार के भी एफडी हर महीने कर सकते हैं। बिल्कुल, और उस पर रिटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये गारंटी नहीं कि हर महीने आपको इतनी आमदनी मिलेगी तो आपके रिटर्न उतने ही रहने वाले हैं। अपनी जरूरत और अपनी इनकम के हिसाब से आप तय करें कि आप क्या करना चाहते हैं, आरडी या एफडी। अगला सवाल लेते हैं। फेसबुक पेज पे राकेश ने पंजाब से सवाल पूछा है, टैक्स बचाने के लिए बैंक अक्सर एक फॉर्म 15A भरने को कहते हैं, क्या ये फॉर्म कोई भी भर सकता है या ये केवल रिटायर्ड या अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए? देखिए, 10,000 रुपए से ज्यादा अगर आप सालाना ब्याज कमा रहे हैं तो रूल ये है कि बैंक आपको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि TDS काट कर आपको ब्याज का भुगतान करेगा। समझिए आपने 10,000 रुपए का ब्याज कमाया,
तो बैंक आपका 2,000 रुपए का 1,000 रुपए काट लेगा 10% और 9,000 रुपए आपको ब्याज दे देगा। अब कई सारे रिटायर्ड लोग हैं या ऐसे लोग जिनकी कमाई दूसरी नहीं है, जो इस ब्याज की कमाई पर ही निर्भर करते हैं, तो वो एक फॉर्म 15A भर कर दे सकते हैं। और उस फॉर्म में बैंक जो पूछता है वो ये कहता है कि आप ये डिक्लेयर करते हैं भाई कि मेरी जो कमाई है ओवरऑल साल भर की, सिर्फ ब्याज की नहीं, पूरी ओवरऑल जो कमाई है वो टैक्स की लिमिट से कम है या मेरा टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती। तो आपकी जो डिक्लेरेशन है, जो आप कह रहे हैं बैंक को कि मेरी लायबिलिटी नहीं बनती है, बैंक उसे मानेगा और बैंक आपके ब्याज की इनकम पर टैक्स नहीं काटेगा, क्योंकि बैंक को पता है फिर कि आप इसी इनकम पर जिंदा है, इसी से आप अपनी जीविका चला रहे हैं, तो फिर टैक्स काट के फायदा नहीं, क्योंकि आपने टैक्स काट दिया, फिर वो रिटर्न भरेंगे, वापस क्लेम करेंगे, लंबा प्रोसेस, अननेसेसरी ऐसा करने की जरूरत क्या है। लेकिन हाँ, ये उन्हीं लोगों के लिए जो रिटायर्ड है, जिनकी कमाई टैक्सेबल लिमिट से नीचे है, उन्हें ये देना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं हर कोई भी, प्रदीप आप या हम लोग ये टैक्स भर रहे हैं, सैलरी कमा रहे हैं, बिजनेस इनकम कमा रहे हैं, कोई भी जाकर फॉर्म 15A भर दें, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए ही है, बाकी हर एक के लिए नहीं। तो बाकी सभी का TDS कटेगा? हाँ, अगर 10,000 रुपए से ज्यादा का ब्याज मिल रहा है तो उसका कोई रास्ता आपके पास नहीं है। फेसबुक पर ही रेशमा एक सवाल पूछ रही हैं कि क्या खास विमेन अकाउंट खोलने से कोई फायदा है? कई बैंक्स आजकल ऐसे अकाउंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या मौजूदा अकाउंट बंद करके विमेन्स अकाउंट खोल लें? आइडिया तो अच्छा है। जो और बहुत सारे बैंक्स हैं जो विमेन अकाउंट के साथ कुछ न कुछ ऐसी एक दो चीजें लगा देते हैं जिससे लगता है कि यार खोलना चाहिए। पहला तो ये कई बैंक ऐसे करते हैं कि अगर आप विमेन्स अकाउंट खोल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हम सेविंग बैंक पे ब्याज ज्यादा देंगे, 1/4% या 0.5% ब्याज ज्यादा देंगे। तो अब अकाउंट तो आपको कहीं भी रखना है, कैसा भी रखना है, वहां खोल दीजिए। एक आध और केसेस ऐसे होते हैं कि विमेन अकाउंट के साथ में कुछ मेडिक्लेम टाइप का इंश्योरेंस या कोई लाइफ इंश्योरेंस टाइप का एक्सीडेंटल कवर, ये भी साथ में जोड़ दिया जाता है, तो वो भी आपको एडिशनल बेनिफिट है। कभी कभार कुछ और स्पेशल फैसिलिटीज बैंक्स वहां पर दे देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए ये फैसिलिटीज हैं, लेकिन उसके साथ हो सकता है कुछ कॉस्ट हो कि मिनिमम इतना बैलेंस रखिए या हम ये चार्ज करेंगे। वो आप समझ लें कि आपको फायदा जो मिल रहा है उसके सामने बैंक क्या चार्ज कर रहा है। अगर कुछ नहीं कर रहा है तब तो सादा अकाउंट रखने से बढ़िया विमेन अकाउंट रखिए रेशमा जी के लिए, इससे बढ़िया क्या बात है। बिल्कुल, लेकिन अगर कोई हिडन कॉस्ट है तो उसका जरूर अंदाजा लगाएं, फाइन प्रिंट्स पढ़ें और ये समझें कि आम अकाउंट के मुकाबले क्या इस अकाउंट में आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। सवाल लेते हैं अमित का, जो जानना चाहते हैं इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस कितना जरूरी है। अब ये 40 साल के हैं, अभी तक लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है, लेकिन कई सारी दूसरी पॉलिसीज जरूर ले रखी है। दूसरी पॉलिसीज, इसका मतलब जो भी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी तो उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ इंश्योरेंस का कवर होगा। आपने एक्सीडेंट कवर लिया, हाँ, हो सकता है मनी बैक पॉलिसीज ज्यादा ली हो इन्वेस्टमेंट के एंगल से। अब 40 साल के लिए हैं और इंश्योरेंस नहीं लिया, लेना तो चाहिए। लेट तो हो चुके हैं, बट इट्स नेवर देन लेट। तो अब इनके लिए जो सही चीज है वो टर्म इंश्योरेंस है, या फिर दूसरा है होल लाइफ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में अमित जी कैसा है, आप एक निश्चित पीरियड के लिए इंश्योरेंस लीजिए, फर्ज कीजिए 20 या 25 साल के लिए। आप 65 साल की उम्र तक के लिए पॉलिसी ले सकते हैं और आपको हर साल या जो भी आप हर 6 महीने में आप जो भी तय करें, आपको कुछ पैसा देना होगा। टर्म इंश्योरेंस में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास दूसरी पॉलिसीज है और टर्म इंश्योरेंस में आपकी प्रीमियम कम आएगी और इस प्रीमियम में आपको बाद में कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ रिस्क के लिए पैसा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के लिए जाएगा। तो इस पीरियड के दौरान भगवान न करे अगर कुछ हो जाए तो आपके परिवार को पैसा मिलने वाला है, नहीं तो फिर जैसे ही पीरियड खत्म हुआ पॉलिसी खत्म, बात बराबर। दूसरा होल लाइफ है। अगर आपको ये लगता है कि फैमिली की सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से आपको पॉलिसी लेनी है तो होल लाइफ पॉलिसी भी काफी इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या होता है, आपको प्रीमियम अभी भरनी है। अब जब इसका पैसा मिलता नहीं है आपको, अगर आपको कुछ हो जाता है या इसमें अगर जो डेथ हो जाती है जो इंश्योरेंस करा रहे हैं उनकी, तो फिर परिवार को पैसा मिलता है। तो आप पीछे अगर पैसा छोड़ना चाहते हैं अपने परिवार के लिए तो होल लाइफ कवर भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, 40 साल में ये लेट तो हो चुके हैं, फिर भी थोड़ा तो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। दूसरा, अब मुझे नहीं पता कि इनके पास मेडिक्लेम है कि नहीं है, तो अगर आज की तारीख में लाइफ कवर से ज्यादा मेडिक्लेम की जरूरत है। मेडिकल इंश्योरेंस पहले ले, उसके बाद लाइफ कवर ले।
बिल्कुल। और ऐसे भी लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार के लिए होता है, आपके लिए नहीं होता। ये बात जो लोग लाइफ इंश्योरेंस ये सोच के करते हैं कि उसमें कितना रिटर्न मिलेगा, तो उनकी प्रीमियम तो बढ़ता जाता है, लेकिन अगर कभी उन्हें कुछ हो जाए तो रिटर्न इतना ज्यादा। आपने बहुत सही पॉइंट कहा कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग कर लीजिए। इंश्योरेंस सिर्फ इंश्योरेंस के लिए खरीदिए, इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर पहला कदम में आगे बहुत सारे एपिसोड है जहां हम आपको बताएंगे कि कहां करना है और कैसे करना है। तो इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के एंगल से। प्रमोद जी ने भोपाल से हमें जो मैसेज भेजा है उस पर नजर डालें। इनके पास घर है, होम इंश्योरेंस नहीं है, टर्म इंश्योरेंस कराया हुआ है। अब क्या ये ठीक है या होम इंश्योरेंस अलग से लेना होगा? दोनों चीजें अलग है। देखिए, अगर इन्होंने होम लोन ले रखा है तब तो इनका टर्म इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। कि सपोज आपने भोपाल में घर खरीदा, 50 लाख का घर है, आपने 40 लाख का लोन लिया है और वो 40 लाख का लोन अगले 20 साल में आपको चुकाना है। भगवान ने करे आपको कुछ हो जाए तो आपके पीछे कौन चुकाएगा? तो जितना आपका लोन अमाउंट है उतना का उतना टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए कम से कम। तो अगर आपको कुछ हो गया तो जो पैसा आएगा ना वो सीधा का सीधा आपके लोन के रिपेमेंट में चला गया। तो ये तो एक लायबिलिटी आपकी खत्म हो गई। लेकिन आप अपने परिवार के लिए कुछ और पैसा छोड़ना चाहते हैं, कुछ और वो प्लानिंग करना चाहते हैं, तो फिर एक्स्ट्रा लीजिए। तो कम से कम ये एक बहुत जरूरी चीज है हर एक होम इंश्योरेंस होम लोन लेने वाले आदमी के लिए कि जितना आपका लोन का अमाउंट है और जितने टेन्योर के लिए है उतना टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, ताकि आपकी एक सेफ्टी हो गई। प्रीमियम जा रही है लेकिन सेफ्टी हो गई कि अगर बीच में कुछ हो गया तो आपका होम लोन आपके परिवार को नहीं भरना पड़ेगा। आप रहें या ना रहें, घर रहेगा। घर रहेगा, पहली बात तो ये। अब होम इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों में क्या फर्क है? देखिए, एक तो अगर आप होम लोन के सामने इंश्योरेंस ले रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस, ये बात तो अलग हो गई। अब होम इंश्योरेंस वो अलग तरह का भी होता है, जिसे हम जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में रखते हैं कि घर को कोई नुकसान पहुंच जाए, घर के सामान जो है आपके हैं उनको कोई नुकसान पहुंच जाए, अगर आप उस इंश्योरेंस की बात करें वो इंश्योरेंस अलग चीज है, जिसमें आप अपने घर का बीमा करवा सकते हैं, घर में आपके पास जो कुछ भी सामान है उनका बीमा करा सकते हैं, वो अलग से लेना होगा। वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है जिसे, उसकी अलग प्रीमियम होती है, अलग तरीके होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ होम लोन के सामने इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो 100% जितना होम लोन है जितने समय के लिए उतना आप टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। आग से, बाढ़ से, चोरी से, कई तरह के नुकसान कवर होते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने घर को किन किन नुकसान से इंश्योर करना है और कितने अमाउंट के लिए करना है। तो आजकल तो इतनी फैसिलिटी है, इतनी चीजें हैं, जिस चीज का जितने अमाउंट का आप बीमा करवाना चाहें करा सकते हैं। तो इसके साथ ही सवाल जवाब का ये सिलसिला हमारा यहीं पे पूरा होता है, लेकिन अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे एक अलग सब्जेक्ट के साथ चर्चा और आपके सवालों के जवाब देने के लिए। नमस्कार।